Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concepts. I am back with my new video. In this video, we will solve some numericals based on the concept of JEE NEET. तो बच्चों आज हम JEE NEET के स्टैंडर्ड के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके चलो, तो फर्स्ट MCQ हमारे पास है. The electric force between two electric charges separated by some distance in air. कहाँ पे रखा है? एयर मीडियम में, विच इज कैपिटल F. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑल्सो मेक डबल, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज NF. जब दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड डबल करते हैं एंड उसके बीच का जो सेपरेशन है वो भी डबल करते हैं, तब उसके बीच में, उन दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड होता है NF, which is given. Then what is the value of n? We have to find the value of small n. Small n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. ओके चलो, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं. मान लो जब दोनों को हम किसी सेपरेशन पे रखते हैं तब दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है when two charges placed at distance small r in air, the force between them is F is equal to K, because air में है, so K एयर में K क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 divided by the square of the distance between two charges. So this is our equation number 1 जो हमें यहाँ पे given है. F जितना फोर्स लगता है. अब ध्यान से सुना, if the magnitude of both charge, if the magnitude of both charges are doubled and the distance between them is also doubled, then the new force between them is F dash is equal to K. चलो, अब Q1 की जगह पे हम क्या लिखते हैं, नया चार्ज, दैट इज 2 टाइम्स Q1, डबल हो गया चार्ज. सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाएगा, सो 2 टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाई, अब अच्छा ध्यान से सुनना, डिस्टेंस भी डबल हो गया, सो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 टाइम्स R होल क्यूब. सो यहाँ से हमें नया फोर्स मिलेगा, न्यू फोर्स F डैश इज इक्वल टू K तो एज इट इज है, बिकॉज पहले भी एयर में रखा था, डबल मैग्नीट्यूड डबल करने के बाद, डिस्टेंस डबल करने के बाद भी हमने एयर में ही रखा है. तो 2 2 4, सो 4 टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4 इंटू R स्क्वायर, सो 4 टाइम्स R स्क्वायर. सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो F डैश इज इक्वल टू, यहाँ से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, सो वी कैन राइट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. पर बच्चों हमें यहाँ पे नया फोर्स गिवन है, कितना होता है, N टाइम्स F होता है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग F डैश वी कैन राइट N टाइम्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. अब बच्चों हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड हमें सेम मिलती है. अगर किसी इक्वेशन की दोनों साइड्स, और वी कैन से एक साइड सेम है, या तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है या तो दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं.
तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है f इज इक्वल f एंड इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड है n टाइम्स f। यहां से हम n को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो n को हम यहां पे सब्जेक्ट बनाएंगे, सो n इज इक्वल टू f एज इट इज डिवाइडेड बाय f। सो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू f बाय f विच इज 1। सो यहां से हमें n की वैल्यू क्या मिली, n इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो बच्चों आपको ऐसी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बट हमने आपको ये सब क्यों लिखा है, बिकॉज अगर आप जब रिवाइज करोगे तो आप ये रीड करोगे तो आपको थोड़ी आइडिया आएगी। अगर आप ये भूल जाओगे, ऑब्वियसली भूलने ही वाले हो, ओके, तो आप जब रीड करोगे तब आपको क्या करेगा, वो रिकॉल हो जाएगा। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे ये सब लिखाया है। अगर नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, दोनों जब r डिस्टेंस पे होंगे, एयर में रखे होंगे, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर जितना फोर्स लगेगा। जब दोनों का चार्ज डबल करते हैं, डिस्टेंस भी डबल करते हैं, तो बच्चों दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं चेंज होता। सो उतना ही मैग्नीट्यूड का हमें फोर्स मिला। तो अब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमें याद रखना है कि अगर हमने दो चार्जेस Q1 एंड Q2 को R जितने डिस्टेंस पे किसी मीडियम में रखा है, मान लो एयर मीडियम में रखा है, तब उनको बीच में कुछ फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन होगा 8 न्यूटन 10 न्यूटन व्हाटएवर कुछ गिवन होगा। जब वो ही चार्ज को हम उसका मैग्नीट्यूड डबल करके दोनों का सेपरेशन भी डबल कर देते हैं, तब नया फोर्स जो लगेगा वो पहले वाला इनिशियली जो फोर्स था उतने ही मैग्नीट्यूड का होगा। सो दोनों का रेशियो भी कैसा बन सकता है बच्चों, 1 आ सकता है। तो रेशियो वाला भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो यहाँ पे आपको सभी ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से याद रख सकते हो। ओके, अगर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड डबल हो गए, दोनों के बीच का सेपरेशन डबल हो गया, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, चलो सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 2, प्लस क्यू चार्जेस placed at each vertices of equilateral triangle if the electric force between two consecutive charges is F। दो consecutive forces के बीच टू consecutive charges के बीच में लगने वाला फोर्स है जिसको यहाँ पे F से डिनोट किया है। then find the resultant force on any of charge। सबसे पहले तो हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें गिवन है। चलो मान लो बच्चों यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ पे हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखना चाहिए। ओके, दिख रहा है। अब क्या कहा है, प्लस क्यू चार्ज प्लेस एट ईच वर्टाइसिस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। मान लो इसको हम Q1 बोल दें और Q1 में हमने चार्ज रखा है प्लस Q चार्ज रखा है। कितना चार्ज रखा, प्लस Q चार्ज, सभी पे सेम चार्ज रखना है। इसको हम Q2 मान लेते हैं, Q2 इज इक्वल टू प्लस Q। इसको हम Q3 मान लेते हैं, सो Q3 इज इक्वल टू प्लस Q। सभी वर्टाइसिस पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रखा है। मान लो बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो सभी जो साइड्स होगी वो भी सेम मैग्नीट्यूड की होगी, सेम लेंथ की होगी। मान लो द लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज स्मॉल a। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज स्मॉल a। चलो, दो कंसेक्यूटिव चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, F जितना है। मीन्स व्हाट, इन दोनों के बीच में भी F जितना फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में भी F जितना फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में भी F जितना फोर्स लगेगा। हमें लास्ट जो सेंटेंस है वो रीड करना है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी ऑफ चार्ज। हमें किसी भी एक चार्ज पे टोटल और वी कैन से नेट अमाउंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है। दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। बच्चों यहाँ पे कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। इफ मोर देन 2 चार्जेस आर प्रेजेंट इन अ सिस्टम,
अगर चार्ज की कोई सिस्टम है एंड उस सिस्टम में मोर देन 2 चार्जेस प्रेजेंट है एंड हमें कोई गिवन चार्ज पे सभी चार्जेस से लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स से बनने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सभी फोर्स से और वी कैन से सभी चार्जेस गिवन चार्ज पे जितना मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा वो पहले फाइंड कर लेंगे, फिर हम उन सभी फोर्सेस का क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। सो हमें इस तरह से गिवन चार्ज पे लगने वाला रिजल्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स मिल जाएगा। ओके एंड बच्चों दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बच्चों हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसको हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, व्हेन इन अ सिस्टम ऑफ चार्ज when more than 2 charges are present and to find the resultant force on any of the charge, the resultant force on a given charge is a vector addition or we can say vector sum of the vector sum of all the individual force on that charge due to all the charges। चलो अब हम क्या करेंगे, यहां से मान लो हम Q1 पे फाइंड करते हैं। तो यहां से ध्यान से सुना बच्चों, हम यहां पे Q1 पे टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स फाइंड करते हैं। तो लिख सकते हैं हम द नेट फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन, द नेट फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू फोर्स बाय सेकेंड चार्ज प्लस फोर्स बाय थर्ड चार्ज। दोनों का क्या किया हमने, वेक्टर एडिशन किया। हमें बच्चों यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। अब ये वाला जो चार्ज है, थर्ड चार्ज Q3 चार्ज है, वो Q1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बिकॉज द फोर्स बिटवीन टू इक्वल और वी कैन से पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज रिपल्सिव। तो ये वाला इस वाले चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो ये रहा फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय थर्ड चार्ज। ओके वैसे ये सेकंड वाला भी फर्स्ट पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द चार्ज। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज। ओके चलो, सो यहां से हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय थर्ड चार्ज। अब बच्चों हमें ऐसा गिवन है कि भाई सभी कंसेक्यूटिव चार्जेस के बीच में F जितना फोर्स लग रहा है। सो यहां से हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन थर्ड चार्ज बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय थर्ड चार्ज इज इक्वल टू F। ध्यान से सुनना, जितना फोर्स सेकंड वाला चार्ज फर्स्ट पे लगा रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स Q3 वाला Q1 पे लगा रहा है। डायरेक्शन डिफरेंट है बच्चों, डायरेक्शन डिफरेंट है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, जो हमें यहाँ पे गिवन है। हमें Q1 पे लगने वाला नेट अमाउंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं, वेक्टर की साइन निकाल देते हैं। सो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। बच्चों हम जब फाइंड करते हैं तब हमने एक फॉर्मूला देखा था, द रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। वेक्टर A में वेक्टर B ऐड करते हैं तो हमें एक रिजल्टेंट फोर्स R मिलता है। To find the value of resultant force, or we can say to find the magnitude of resultant force, what we have to do? We have to take square root the magnitude of first charge, which is A square, plus magnitude of second charge square, plus 2 times magnitude of first charge into magnitude of second charge into cos theta, where थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस तरह से बच्चों हम रिजल्टेंट फोर्स आर फाइंड कर सकते हैं।
हियर F1 इज अवर रिजल्टेंट फोर्स। चलो F1 कैसे मिला हमें, इसमें ये ऐड करने पे मिला, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय थर्ड चार्ज स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज इंटू फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय थर्ड चार्ज इंटू कॉस थीटा। कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, F12 एंड F13 के बीच में बच्चों यहाँ पे एंगल बनेगा 60 डिग्री, बिकॉज फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द एंगल्स आर सेम। यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60। अगर ये वाला 60 बनता है तो ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। सो हियर द एंगल बिटवीन फोर्स on first by second and the force on first by third is 60 degree. So the net force or we can say resultant force on first charge is, अब बच्चों देखो दोनों का मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिफाइन डिनोट कर सकते हैं एफ से, तो यहाँ पे आएगा एफ स्क्वायर प्लस F13 का मैग्नीट्यूड भी कितना है एफ जितना, सो यहाँ पे भी एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इसकी जगह पे f, इसकी जगह पे भी f, सो 2 टाइम्स एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60। कॉस 60 की बच्चों वैल्यू होती है कॉस 60 इज इक्वल 1/2। ध्यान में रखना कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से 2 यहाँ से 2 कैंसल आउट हो जाएंगे। सो नेट फोर्स और वी कैन से रिजल्टेंट फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सो 2 टाइम्स एफ स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 कैंसल आउट, so plus f square. So force on first charge is equal to square root of 2 times f square plus f square, so we can write 3 times f square. So the new force or we can say the force on first charge is equal to 3 का स्क्वायर रूट लेंगे √3 and f square का स्क्वायर रूट हो जाएगा f. So the net force or we can say the resultant force on first charge is √3 times कैपिटल F. सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट ऑप्शन। बच्चों लिख लो फटाफट।